आज हम लोग आप लोगों का यूनिट 1 के अंदर जो टॉपिक पढ़ना था, यूनिट 1 में 3 टॉपिक पढ़ना था, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग। तो अकाउंटिंग का पोर्शन तो हम लोग देख लिए थे, जिसमें हम लोग पूरा एडवांस कंपनी अकाउंट्स देखे थे, होल्डिंग कंपनी, अमलगमेशन ऑफ कंपनी, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये सब हम लोग बेसिक चीज़ देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं उसका सेकेंड पार्ट, यानी तो यूनिट 1 के अंदर जो बी टॉपिक है ना, उसको देखने वाले हैं। और टॉपिक बी के अंदर हम लोगों को पढ़ना था टैक्सेशन। और टैक्सेशन में 2 तरह के टैक्स होते हैं। टैक्स वैसे 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन आप लोगों को जो पढ़ना है वो डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, जिसका दूसरा नाम है इनकम टैक्स। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स बहुत सारे हैं, थे, हट गए। अभी सिर्फ अकेला एक डायरेक्ट टैक्स बचा हुआ है जिसका नाम है इनकम टैक्स। बाकी सारे डायरेक्ट टैक्सेस हट गए। जैसे पहले गिफ्ट टैक्स लगता था, वेल्थ टैक्स लगता था, सब डायरेक्ट टैक्स है। सारे के सारे टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स है। आज हम लोग पढ़ने वाला है डायरेक्ट टैक्स का अकेला जो टैक्स बचा हुआ है वो है इनकम टैक्स। और दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, टैक्स का हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, टैक्स के बारे में जानना। सबसे पहले ये जाने कि टैक्स होता क्या, आप लोग बता सकते हैं टैक्स क्या होता है? सबसे पहले ये जानिए टैक्स क्या होता है। हिंदी में कर बोलते हैं। बोलता है टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। सरकार को किया गया अनिवार्य भुगतान, इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं। भारत में रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो जाइए भारत से बाहर। क्योंकि भारत के सड़क का इस्तेमाल करेंगे, भारत में जो सरकारी सुविधाएं मिल रही उसका इस्तेमाल करेंगे, सारी फैसिलिटी भारत का लेंगे, आधार कार्ड भारत का यूज करेंगे, पैन कार्ड भारत का यूज करेंगे, जॉब भी भारत में लेंगे, और टैक्स नहीं देंगे तो सीधा भारत से बाहर जाइए। कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, चोरी कर रहे हैं, बच रहे हैं, तब तक बच रहे हैं जब तक सरकार के नज़र में नहीं है। जिस दिन सरकार के नज़र में आ गए, उठा के पटक देगी सरकार, सीधा जेल भेजेगी, कोई उपाय नहीं। इसलिए टैक्स कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट है, जो आपको देना ही पड़ेगा, अनिवार्य भुगतान। इस देश में रहना है तो टैक्स देना होगा। अब टैक्स 2 तरह का होता है, टैक्स समझ गए? कंपलसरी, कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शनल है ही नहीं है, ये कंपलसरी पेमेंट है, सर दे करना ही पड़ेगा। अब आप बोलिएगा हम नहीं देंगे, ये संभव नहीं है। आप नहीं दोगे सीधा बाहर से, भारत से ना। आपका आधार कार्ड, चूँकि उसमें क्या होता है, आधार कार्ड बैन हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, आप भारत के नागरिक ही नहीं कहलाएंगे। फिर सिटीजन हैं तो भारत में टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स 2 तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब बताइए, डायरेक्ट टैक्स को हम लोग प्रत्यक्ष कर बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। ये होता क्या है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? तो डायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो कमाएगा ना वही चुकाएगा, यानी इंसिडेंट और इम्पैक्ट सेम पर्सन पर पड़ेगा। अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो हम जाके सरकार को चुकाते, कोई मेरे लिए दूसरा व्यक्ति नहीं चुका देता। कमा हम रहे हैं तो सरकार को हम ही जाके चुकाएंगे, हम ही खुद पे करेंगे। तो बोलता है जहाँ इंसिडेंट और इम्पैक्ट, यानी पैसा भी उसी आदमी का जा रहा है और पेमेंट भी उसी को करना पड़ रहा है, अगर दोनों सेम पर्सन पर पड़ेगा, इंसिडेंट भी और इम्पैक्ट भी, तो ये कहा जाएगा कि वो कौन सा टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्सेस है। जो व्यक्ति कमा रहा है वही चुका रहा है, यानी डायरेक्ट मोड में जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। और डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर पहले बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, अभी सरकार सबको हटा के अकेला टैक्स छोड़ दी है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अकेला टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। इसको ऐसे समझिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे से समझ पाइएगा। इसको हम यहाँ से समझा देते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लिए टैक्स कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, बच नहीं सकते। टैक्स कितने तरह के? 2 तरह के, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब प्रत्यक्ष कर, इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, और ये बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये जाने कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है, मान लीजिए सिटीजन बोल सकते हैं या पर्सन बोल सकते हैं। पर्सन क्या करता है, कमाता है और खुद गवर्नमेंट को पे कर देता है। अगर पर्सन खुद से गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर देगा तो वो टैक्सेस क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स। और यहाँ क्या होता है, यहाँ एक कस्टमर होता है और एक सप्लायर होता है, और एक क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। अब कस्टमर क्या करता है, डायरेक्ट नहीं गवर्नमेंट को जमा करता है, कस्टमर अपना टैक्स का पैसा देना, टैक्स किसको है, कस्टमर को। बिजनेसमैन टैक्स नहीं देगा,
टैक्स कस्टमर देगा। बिजनेसमैन कमाएगा ना तो जाके उधर अपने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के ऊपर बिजनेस एंड प्रोफेशन में इनकम टैक्स पे करेगा, क्योंकि वो इनकम जनरेट कर रहा है ना। अगर हम बिजनेसमैन हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो हम इनकम एंड प्रोफेशन हेड में जाके बोलेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जाके बोलेंगे सर हमारा बिजनेस है, हम इतना प्रॉफिट कमाए, हमारा टैक्स ले लीजिए। वो नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देगा। लेकिन जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कभी बिजनेसमैन नहीं देगा। उसको कौन पे करेगा? उसको पे करेगा कस्टमर, यानी कस्टमर के ऊपर बोझ पड़ता है। लेकिन ये खुद जाके सरकार को नहीं चुकाता, ये अपना पैसा दे देता है सप्लायर को, तुम जाओ झेलो उधर, सरकार को जमा करो। और सप्लायर आपका पैसा नहीं, कस्टमर का पैसा सप्लायर किसको देता है? गवर्नमेंट को देती है। अब बताइए डायरेक्ट मोड में जा रहा है सरकार के पास या इनडायरेक्ट मोड में जा रहा है? इनडायरेक्ट मोड में, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ऐसा क्यों? इसके अंदर कौन कौन आता है बताइए? इसके अंदर आपको मिलेगा दो अभी टैक्सेस मिलेगा, एक जीएसटी और दूसरा कस्टम ड्यूटी। पहला है जीएसटी और दूसरा कस्टम ड्यूटी, दो ही इनडायरेक्ट टैक्स अभी देश के अंदर चल रहा है। और इसके अंदर सिर्फ इनकम टैक्स है जो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में। एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया है, उसको जीएसटी के अंदर शामिल कर दिया गया। एक्साइज ड्यूटी का मतलब है प्रोडक्शन टैक्स। अब जब सामान बनाते थे ना पहले, जब जीएसटी नहीं आया था, उससे पहले भारत के अंदर अगर प्रोडक्शन करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसको प्रोडक्शन टैक्स बोलते थे, एक्साइज ड्यूटी बोलते थे, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स बोलते थे। तो एक्साइज ड्यूटी को रिमूव करके कहाँ बना दिया गया है? जीएसटी के अंदर डाल दिया गया, इसलिए एक्साइज ड्यूटी है ही नहीं। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जब कोई पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है उस टैक्स को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। और अगर किसी जगह पे ऐसा हालत है कि जो कस्टमर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करके एक चैनल के थ्रू पे कर रहा है, बीच में एक चैनल और जुड़ जा रहा है, तो ऐसे टैक्सेस को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मेरा ये सवाल है कि डायरेक्ट टैक्स तो समझ आ गया सर, हम कमा रहे तो हम चुका रहे, इसमें ऐसा ये लफड़ा क्यों कर दी सरकार? कितना बढ़िया होता कि ये भी डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता। तो सरकार को लगा अगर हम इसको डायरेक्ट टैक्स के अंदर रखें ना तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, बहुत सारी विवादें खड़ा हो जाएगी, बहुत सारी झंझटें हो जाएगी, इसलिए सरकार इसको इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगी। क्या विवाद खड़ा होगा बताइए? तो एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको क्या विवाद खड़ा होगा। इनडायरेक्ट टैक्स को कभी भी डायरेक्ट मोड में नहीं रखना चाहती सरकार, क्योंकि अगर रख दी ना तो भारत के सारे नागरिक लाइन में खड़े रह जाएंगे, ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर पाएंगे। सोचिए सुबह उठेगा कोई कस्टमर, बोला भाई ब्रश दो, या कॉलगेट खरीदा, एक टूथपेस्ट दो। टूथपेस्ट खरीदा, दुकानदार बोला कि ये मेरा पैसा और ये पकड़ो बिल, जाओ जीएसटी पे कर दो। जीएसटी तो कस्टमर को ना देना है डायरेक्ट। अब कस्टमर गया बेचारा सुबह सुबह जीएसटी के लाइन में। अब क्या लगता है कि अगर देश के सारे लोगों के साथ यही बिल पकड़ाया जा रहा है, सब कस्टमर देगा, तो कस्टमर की संख्या ज़्यादा है या कम है? तो जीएसटी वाला जो काउंटर होगा वहाँ पर ज़्यादा लाइन होगा या कम होगा? ज़्यादा लाइन होगा। अभी तो खैर डिजिटल भी व्यवस्था है, हो सकता है डिजिटल अरेंजमेंट कर दे सरकार, लेकिन जिस समय ये आया था उस समय तो डिजिटल व्यवस्था नहीं थी। अब सरकार उसको बताइए सारे लोगों को, सारे कस्टमर को लाइन में खड़ा कर दी। अब लाइन में खड़ा होते होते हो सकता है 10 बजा, 10 बजे मेरा नंबर पहुंचा, पेमेंट मारे, बोले थक गए यार चलो एक पानी पी लेते हैं। फिर पानी खरीदने गए, फिर बोला कि भैया ये मेरा पैसा, ये फिर जीएसटी। पागल हो जाएगा कि नहीं कस्टमर? तो बोलता है भैया इस तरह से व्यवस्था मत कीजिए। इसलिए सरकार बोलती है कस्टमर से मत वसूलिए, ज़्यादा संख्या में है। तो क्या तरीका लगाया जा सकता है? बोलता है सप्लायर तो कम संख्या में ना, अरे होलसेलर जो है वो कम संख्या में, तो ऐसा करो होलसेलर से चार्ज कर लो, होलसेलर को बोलो तुम नीचे से वसूल लेना। तो होलसेलर क्या करता है? नीचे से वसूलता है और होलसेलर पे करते थे सरकार को। यहाँ आसान हो गया सरकार के लिए कलेक्शन। तो ये लगता है कि जितना कॉम्प्लिकेशन मार्केट में है टैक्सेस को लेके, उसके कारण जीएसटी और कस्टम ड्यूटी को इनडायरेक्ट मोड ही ठीक है, ये डायरेक्ट मोड ठीक नहीं है। ये दोनों टैक्सेस को डायरेक्ट मोड में लेना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, कितने लोग जमा ही नहीं करेंगे? आपको लगता है देश के नागरिक इतने ईमानदार है भारत के? दुकान से निकलेगा, टूथपेस्ट पॉकेट में, जीएसटी पेपर फाड़ के फेंक दिया, जाओ सरकार आएगी मेरे पास, हम नहीं जाएंगे। 99% भारत में लोग ऐसे ही करेंगे, तो सरकार का कलेक्शन जीरो हो जाएगा। सरकार बोलती कस्टमर नहीं आएगा, लोग हमारे पास नहीं आ सकता। आज इनकम टैक्स को देखिए ना, डायरेक्ट टैक्स में रखी सरकार, कितने लोग इनकम टैक्स पे करते हैं? देश की सच्चाई के 3%, केवल देश के पॉपुलेशन का 3%। और 3% में आपको मालूम होना चाहिए सब सर्विस एम्प्लॉई है, जिनकी मजबूरी है टैक्स देना, क्योंकि सरकार ही उनको पैसा देती है। अब वो भी बोलेगा कि नहीं सर हम तो 5 ही हज़ार कमाते हैं, तो सरकार बोलेगी हम 75,000 तो हम खाते में डालते हैं, तुम 5,000 कैसे कमाते हो भैया? तो वो छिपा नहीं सकते, तो मजबूरी उनकी है। बाकी कोई ईमानदारी से टैक्स नहीं देता है, क्योंकि लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया। तो यहाँ सरकार बोलती है इस मोड को आप लोगों के ऊपर मत छोड़िए, इसको आप अपने हिसाब से वसूलिए। इसलिए इसको कौन से मोड में रखा गया? इनडायरेक्ट मोड में, जहाँ डायरेक्टली आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। एक चैनल बना हुआ, उसी चैनल के थ्रू टैक्स सरकार के पास चला जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब दूसरा एक सवाल यहाँ तक समझ गए?
यानी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक चैनल के थ्रू जाता है, डायरेक्ट नहीं जाता, एक चैनल के थ्रू जा रहा है, कस्टमर पे करता है सप्लायर को और सप्लायर पे करता है गवर्नमेंट को। बटन किसके ऊपर पड़ता है, पे कौन करता है, रिसीव कौन करता है, तीनों अलग अलग पार्टियां हैं, यानी 3 प्लेयर यहाँ पे अपना काम करते हैं। और यहाँ पे 2 ही प्लेयर होते हैं, एक पर्सन जिसके ऊपर बटन भी पड़ता है, यही पे भी करता है, और रिसीव अकेले कौन करता है, गवर्नमेंट। ये होता है डायरेक्ट टैक्स। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम लोगों को जो मेजर टैक्स पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, इनकम टैक्स। इसके अलावा वेल्थ टैक्स होता था, जितना संपत्ति, इसको संपत्ति कर बोलते हैं, जितना संपत्ति होगा उतना टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन सरकार इसको हटा दी। गिफ्ट टैक्स होता था, वो सब हटा गया, क्योंकि ये सब टैक्सेस का कोई एग्जिस्टेंस आज के समय में नहीं है, इसलिए सरकार धीरे धीरे इसको रिमूव करती चली गई। अब सिर्फ कितने टैक्सेस बचे हैं, ये 3, डायरेक्ट के अंदर 1 और इनडायरेक्ट के अंदर 2 टैक्सेस। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर टैक्स सरकार क्यों लेती है, सरकार टैक्स क्यों लेती है। पहला तो आप लोग बताएंगे कि सरकार अपने आप को चलाना चाहती है, चलिए ठीक है, और तो चलाने के लिए टैक्स का क्या जरूरत है। एक जो पर्पस है सरकार का, वैसे 4-5 उद्देश्य होता है टैक्स लेने का, लेकिन सबसे मेजर जो पर्पस है बोलता है कि जो हमारे भारत में गरीब और अमीर के बीच में जो डिफरेंसेस आ गए ना, उस डिफरेंस को ठीक करना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लोगों के पास बराबर समान इनकम है, हर व्यक्ति के पास पैसा बराबर हो, ये पर्पस है टैक्स लगाने का। अब चलिए देखिए, यहाँ पे भारत की स्थिति ऐसी है, इधर देखिएगा, ये है गरीब आदमी, पुअर पीपल, और ये है अमीर आदमी, ये है भारत के रिचेस्ट पर्सन, जितने बड़े बड़े लोग हैं रिच पर्सन। ध्यान दीजिए, परिस्थितियाँ यही है सर, गरीबों का हालत ये है, इनकम इतना है, और अमीरों का इनकम इतना है। सरकार क्या करती है, सरकार दिमाग लगाती है कि अगर बराबर करना अपने को एकदम स्थिति हम चाहते हैं सोसाइटी में बराबर हो, हम अगर इतना काट दें इसका और इसको टैक्स ले लें, इतना इनकम काट कर यहाँ पे भर दें, गरीबों को दे दें। गरीबी को सब्सिडी बोलते हैं, गरीब को जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडी देंगे, सपोर्ट दे दीजिए गरीब को। अमीरों से ले लेंगे टैक्स और गरीबों को दे देंगे सब्सिडी, तो इनकम बराबर हो जाएगा। देख लीजिए, सरकार का सोचिए कि जो ज़्यादा कमाता है ना उससे टैक्स ले लो, और जिसके पास नहीं है उसको सपोर्ट कर दो, सब्सिडी दे दो, शायद वो ग्रो कर जाएगा। अब बताइए, इसको सपोर्ट मिलेगा तो ग्रो करेगा नहीं, इसका इनकम बचेगा ना। जो इनकम बेचारा ये गैस सिलेंडर के ऊपर खर्च कर रहा था, सब्सिडी मिल गया, बच रहा है। जो इनकम अपने इलाज के ऊपर खर्च कर रहा था, सब्सिडी मिल गया, बच रहा है। अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च करना नहीं है इसको, इसका जो भी इनकम आएगा वो बचेगा, और बचेगा तो ये थोड़ा ऊपर बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे करके, अचानक तो जंप नहीं कर जाएगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन सरकार ने ऐसा सोची, भारत के लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। भारत के लोग क्या सोचते हैं वो समझिएगा। भारत के लोग एकदम यूनिक लोग हैं, इस दुनिया में अकेला देश भारत है जहाँ सोच ही थोड़ा अलग है। सरकार का सोचिए कि हमारे देश में सबके पास बराबर पैसा हो, कोई अमीर और गरीब ना हो, क्योंकि अमीर और गरीब का बहुत बड़ा रिजल्ट होता है, जिसके पास जो ज़्यादा पैसा होता है वो पावरफुल हो जाता है, और जिसके पास कम पैसा होता है वो दब जाता है, और सोसाइटी उसको क्रश करती है, सोसाइटी उसको परेशान कर देती है। इसलिए बोलता है सबके पास बराबर पैसा होना। जब क्या हो रहा है वो समझिए। ये व्यक्ति जो हैं, जिसको आप रिचेस्ट पर्सन बोलिए या एवरेज पर्सन बोलिए या मिडिल क्लास फैमिली वाला भी बोलिए, मिडिल क्लास भी हालांकि इसमें कुछ आता है कुछ इसमें आता है। अब हमारे देश में इसका भी डेफिनेशन सही नहीं है कि मिडिल क्लास में कौन आएगा, तो हम लोग बोल देते हैं मिडिल क्लास है। कोई ज़्यादा कमाता हुआ बोलता है मिडिल क्लास है, सिर्फ अंबानी को अपर क्लास बोला जाता है और टाटा को, तो खैर इशू नहीं है, वो डेफिनेशन किसी का परफेक्ट नहीं है। तो अब बताइए होता क्या है, ये जो अमीर आदमी है, जो तथाकथित अपने आप को अमीर समझता है, ये व्यक्ति क्या करता है, इसको लगता है कि सरकार तो हमको कुछ देने वाली है नहीं, ना हमको सब्सिडी मिलेगा गैस में, ना हमको इंदिरा आवास योजना का अंतर्गत लाभ मिलेगा, ना शौचालय मिलेगा, ना चापा नल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ जब मिलना नहीं इसको, तो और बेचारा मेहनत करता है, सोचता है हमको कमाना है और खाना है, हम कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे। यही लोग हैं, इसको कोई सब्सिडी का लाभ नहीं, कोई सरकार का बेनिफिट नहीं है, ना आयुष्मान भारत का मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। ये आदमी खूब जी जान लगा मेहनत करता है कि मेहनत ही मेरे पास विकल्प है, दूसरा कुछ नहीं है। ये मेहनत करता है और अपने इनकम को ग्रो करता है और अपने इनकम को बढ़ा देता है और कमाता है। बोलो काटो टैक्स कितना काटना, और कमाएंगे, और 30% काटोगे मैक्सिमम, काटो तुम। अगर हम 1 लाख कमाए, तुम 30% काट के हमको 70,000 दिया, तो हम 2 लाख कमाएंगे। जितना ज़्यादा काटोगे उतना कमाएंगे, मेरा इनकम बढ़ता जाएगा। ये जी जान लगा के अपना इनकम बढ़ाने पर लगा हुआ है। और ये आदमी बोलता है कमाएंगे क्यों, सब तो सरकार दे ही देती है, कमाने का क्या ज़रूरत है।
सब तो सरकार दे रही, चावल दे रही है, गेहूं दे रही है, नमक दे रही है, चीनी दे रही है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेज दी है, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख का बीमा है, इंदिरा आवास योजना है, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, गैस की सुविधा है। पढ़ने का कमाने का क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत है क्या? अपना ज़िंदगी है, जन्म लिए हैं, ताश खेलिए, शाम में थोड़ा सा ले लीजिए और आराम से ज़िंदगी काटिए, इससे बढ़िया ज़िंदगी नहीं मिलेगा। ये इनका सोच है और इसीलिए भारत में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है इनकम का। हम चाहते हैं भारत में सबके पास पैसा हो, ये स्थिति, ये गरीब और नीचे जा रहा है और ये और ऊपर आ रहा है और ये जो गैप है ना वो बहुत बड़ा होते जा रहा है। इसके कारण सरकार का पर्पस था कि बराबर करना, लेकिन संभव नहीं हो पाए। यही बात आपको समझना है। तो ये सरकार का पर्पस है कि यहाँ से टैक्स काटिए अमीरों से और गरीबों को क्या दीजिए? सब्सिडी, सपोर्ट दीजिए उसको, ताकि वो आगे बढ़े। तो ये है टैक्स का बेसिक कंटेंट। अच्छा, पहली बार टैक्स कब लगाया गया था? सब जानते हैं, 1800। क्यों लगा था ये आप लोग सब जानते होंगे, हिस्ट्री पढ़े ना। हाँ, 1857 में जब युद्ध हुआ था ना, युद्ध नहीं उसको बोल सकते विद्रोह, हम लोगों ने विद्रोह कर दिया था, विरोध कर दिया था अंग्रेज़ों का, ठीक है। तो उसके कारण जो लॉस हुआ था ना, और उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए ये इनकम टैक्स लगाया गया था। एक और चीज़ है, वहाँ जो अंग्रेज़ों के दिमाग में क्या था, हाँ उसका नाम था जेम्स विल्सन। सर तो मत बोलिए, अंग्रेज़ों को सर बोलने का ज़रूरत नहीं है, ये सब बदमाश लोग हैं। जेम्स विल्सन नाम था जिसने पहली बार टैक्स लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि 1857 में जब पूरे देश से विरोध होने लगा ना, तो बहुत सारे लोग अपना पैसा निकालने लगे। जैसे विरोध हुआ, 50,000 लोग, 25,000 लोग या 10,000 लोग, 1,000 लोग, अरे एक जगह रह रहा है भीड़ में, तो खाना कहाँ से आ रहा है? खाना कहाँ से आ रहा है? कैसे खा रहे हैं लोग? अंग्रेज लोग सोचने लगा खाना कहाँ से आ रहा है, तो बोले सर सबके पास पैसा है। आखिर सब खा रहा है, मस्ती से खा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, एक महीना तक टेंट गाड़ के कहीं है, विरोध कर रहा है, नौकरी छोड़ दे रहा है, तो पैसा इसके पास है तब ना छोड़ रहा है। जिसके पास पैसा नहीं होगा, मजबूरी होगी, वो नहीं छोड़ेगा। तो अंग्रेज़ों को लगा कि भारत वाले लोगों के पास पैसा है, खींच लो, तभी गरीब रहेगा। जब गरीब नहीं रहेगा तभी हमारी बात को मानेगा। जिस दिन अमीर हुआ बात मानना छोड़ देगा। इस अभी भी देखिएगा, अभी भी आप किसी सोसाइटी में देख लीजिए, जिसके पास पैसा आ गया ना, वो आपकी बात नहीं मानेगा, और जब तक बेचारे के पास मजबूरी है वो सब बात मानेगा। तो उस समय अंग्रेज़ों को लगा कि क्यों ना खींच ले सारा पैसा हम इंडिया से, ये लोग पास ज़्यादा पैसा हो गया तो खींचो, उसके लिए लगाया गया टैक्स। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया बेसिक कंटेंट टैक्स का। अब देखिए टैक्स क्या है, वही चीज़ यहाँ लिखा है कि इसका अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी आय के स्रोत से अर्जित या प्राप्त आय पर कर लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई इनकम आ रहा है ना तो उस पर टैक्स लगता है, सेविंग के ऊपर टैक्स नहीं लगता। आयकर की गणना किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में अर्जित कुल आय पर की जाती है। गत वर्ष क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। प्रीवियस ईयर, जिस साल इनकम कमाया जाता है उस साल को बोलते हैं गत वर्ष, प्रीवियस ईयर। जिस साल आप इनकम कमाते हैं, जैसे अभी जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो चल रहा है 22-23 सरकार बोलती है पूरा कमा लो 22-23 में। 31 मार्च को हिसाब कर लो कितना कमाए, और फिर 23-24 में आप टैक्स देना शुरू कर दो। यानी 23-24 में आपको टैक्स दे देना है, किसका? 22-23 का। अच्छा, सरकार ऐसा कल्चर क्यों लाई कि 22-23 में कमा लो फिर टैक्स दो? कितना बढ़िया रहता, किसी साल कमा किसी साल टैक्स दे देते। अगर सरकार ऐसी भी व्यवस्था कर देती तो फिर आप परेशान हो जाते। सोचिए सुबह दिन भर मेहनत करके शाम में आते हैं, घर में इनकम टैक्स का ऑफिसर बैठा, लो टैक्स दो। रोज़ आके बैठ जाए, रोज़ टैक्स मांगे, आप चिड़चिड़ा जाएंगे कि नहीं? तो आप खुद बोलेंगे कैसा व्यवस्था करो कि साल में एक बार ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोज़ रोज़ तंग मत करो भैया। तो सरकार बोलती साल में एक बार का मतलब तुम 31 मार्च तक कमाओ, हम तुमको कुछ नहीं बोलने जाएंगे। 31 मार्च को खाता बंद करो, बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, और 1 अप्रैल के बाद से तुम टैक्स देना शुरू कर दो। उसमें भी एक दिन का डेट नहीं दे रहे हैं, इतने दिन का लंबा गैप मिलता है, 5-6 महीने का। तुम आराम से टैक्स दो, कभी भी पे कर दो, लेकिन कोई दिक्कत है? तो असेसमेंट पहला है प्रीवियस ईयर, जिस साल आप टैक्स इनकम कमाते हैं, सॉरी टैक्स नहीं इनकम में जो कुल अर्जित आय होता है, मतलब आप प्रीवियस मान लीजिए अभी 22-23 में जितना आप कमाए होंगे उस पर जो चालू रेट है, अभी जो करेंट रेट है इनकम टैक्स का, उसके आधार पर आपको क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। और यह केंद्र सरकार की आय का, ये नहीं बोल सकते इनकम टैक्स प्रमुख साधन है, इनकम टैक्स प्रमुख साधन नहीं है, टैक्स जो है वो प्रमुख साधन है। अभी सबसे ज़्यादा सरकार को इनकम आता है जीएसटी से, और भारतीय राजस्व में आयकर का महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा, कौन लगाता है इनकम टैक्स का? कैसे इनकम टैक्स कंट्रोल होता है? ये नीचे है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। चलिए यहाँ देखिए कौन लगाता है, यहाँ पे दिया हुआ है कौन लगाएगा। बोलता है भारत में हर करदाता को
टैक्स देने के लिए अपना पैन नंबर बनाना पड़ेगा। पैन नंबर के बिना वो टैक्स नहीं दे सकता, वो पैन नंबर बनाना पड़ेगा। पैन का फुल फॉर्म क्या हुआ? परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर बनाना पड़ेगा जो आपकी पहचान संख्या है इनकम टैक्स पे करने के लिए। पैन नंबर के बिना आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर सकते, नहीं पे कर सकते। पैन नेसेसरी है इनकम टैक्स के लिए। पैन आपका एक पहचान संख्या है। तो बोलता है कि एक करदाता की कर योग्य आय की गणना, उस पर कर की गणना करना और उस कर की राशि को वसूल करने के कार्य को पृथक विभाग द्वारा किया जाता है। यानी एक व्यक्ति का टैक्स असेसमेंट, उसका टैक्स वसूलना, सब सेपरेट डिपार्टमेंट सरकार रखी है जो करता है। और वो डिपार्टमेंट है CBDT, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। किसके अंदर काम करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास 2 डिपार्टमेंट है, MF बोलते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 2 डिपार्टमेंट है इसके अंदर। पहला है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दूसरा है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 2 डिपार्टमेंट है, CBDT और दूसरा बता सकते हैं CBEC, ES बोल सकते हैं, EC ठीक है, CBEC। ये 2 है रेवेन्यू डिपार्टमेंट जहाँ सरकार अच्छा खासा कलेक्शन करती है। ये टैक्स डिपार्टमेंट 2 है। इसमें एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 है, एक टैक्स वाला है तो ये टैक्स वाला है, और ये नॉन टैक्स है। नॉन टैक्स भी सरकार को इनकम आता है ना, बहुत सारी इनकम सरकार को नॉन टैक्स आता है। अब कोई मुकेश अंबानी को मन किया कि चलो 5 करोड़ डोनेट कर देते, डोनेट कर दिया, हाँ या नहीं? अभी नेशनल हाईवे में टोल टैक्स से सरकार पैसा कमा रही है। बोलता है कि नॉन टैक्स, टोल टैक्स वाला तो टैक्स में ही चला जाएगा। जितने इनकम सरकार जनरेट करती है अदर देन टैक्सेस, वो चला जाएगा नॉन टैक्स रिसिप्ट में। और जितने इनकम टैक्स से जनरेट करती है वो 2 है, CBDT और CBEC। CBDT का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, और CBEC का मतलब हो गया सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम, जिसके अंदर GST आता है। GST का काम किसके अंदर आता है? CBEC, सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम के अंदर आता है। पहले इसके अंदर एक्साइज ड्यूटी आता था और कस्टम ड्यूटी आता था, इसीलिए इसका नाम EC हो गया। लेकिन GST आने के बाद भी इसका नाम बदला नहीं है, वो डिपार्टमेंट सेम रहा, इसलिए अभी भी CBEC है, सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम्स। और ये हो गया सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, जिसके अंदर कौन आता है? जिसके अंदर इनकम टैक्स आता है। कौन आता है? इनकम टैक्स। तो यही बात यहाँ लिखा है। और ये किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ आ रही बात? कहीं कोई दिक्कत हो जरूर पूछिए। अब बोला क्या फीचर्स है, तो ये तो पढ़ने की चीज़ है। क्या फीचर्स है? सबसे पहले देखिए क्या है, इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन वसूलता है इसको? इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इनकम टैक्स डायरेक्टली कंसर्न्ड है, डायरेक्टली रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट से। इनकम टैक्स किस पर लगाया जाता है? तो प्रीवियस ईयर के इनकम पर चार्ज किया जाता है। प्रीवियस ईयर के इनकम पर जो प्रीवियस ईयर कमाए हैं। टैक्स फ्री लिमिट, कर मुक्त सीमा, इसका डिसाइड किया गया कि अगर आप एक लिमिट तक कमाएंगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि हर साल बदलता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे लिमिट नहीं लिखा गया। लिमिट हर साल बदलता रहता है, सरकार के अनुसार है। पहले था 2 लाख कमाने वाले को टैक्स नहीं देना, फिर आया 2.5 लाख कमाने वाले को, अब आ गया 5 लाख तक अगर आप कमाते हैं 1 साल के अंदर टैक्स नहीं देना है। अच्छा, इनकम टैक्स इज पेबल बाई, कौन पे करता है? टैक्स पे करदाता ना देगा। करदाता कौन होता है? जो टैक्स पे करता है या जिसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है। कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे बोलता है आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष में प्रचलित दरों के आधार पर। ये भी देखिए रेट नहीं लिखा रहता है, क्योंकि हर साल ये रेट क्या होता है? चेंज होता है। कभी कभी सरकार चेंज कर देती, कभी सेम रहती, तो रेट चेंज होते रहते, इसलिए रेट नहीं लिखा है। आयकर का भुगतान चालू कर निर्धारण वर्ष में किया जाता है। इनकम टैक्स का पेमेंट सेम, ध्यान दीजिएगा, असेसमेंट ईयर में किया जाता है। ये जो करंट असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर होता है? जिस साल हम इनकम टैक्स पे करते हैं। जिस वर्ष हम टैक्स पे करते हैं उस वर्ष को क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। और जिस साल कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जिस साल कमाएंगे उसको प्रीवियस ईयर, और जिस साल टैक्स पे करेंगे उसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। कोई दिक्कत किसी को? आयकर की दृष्टि से आय को विभिन्न खंडों में बांटा गया है, 5 भाग में बांटा गया है। इनकम टैक्स लगाने के लिए इनकम को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 5 कैटेगरी में। सबसे पहला क्या था? फर्स्ट, इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ इनकम या हेड ऑफ इनकम। अब इस दुनिया में सोर्स तो बहुत सारे हैं, बहुत लोग अलग अलग जगह से पैसा कमा रहे हैं। तो अलग अलग जगह से पैसा कमा रहे हैं, तो भारत सरकार क्या करेगी? उसको पूरे को, जितने अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं इस दुनिया में, जितने सोर्स हो सकते हैं पैसा कमाने के, जहाँ से भी लोग पैसा कमा रहा है, उसको 5 कैटेगरी में बांट दिए। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो कहीं नहीं समझ में आएगा अदर सोर्स में डाल के कमा रहा है। अब कोई यूट्यूब से कमा रहा है, उसको कहाँ लिख जाएगा? तो सैलरी भी नहीं है, अदर सोर्स में घुस जाता है।
कोई पता चला कि ड्रीम 11 से कमा लिया, अदर सोर्सेज है, कुछ समझ नहीं आ रहा सोर्स क्या है, ना सैलरी इनकम है, ना हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, ना बिजनेस प्रोफेशन है, ना कैपिटल गेन है, कुछ नहीं, ये सीधा अदर सोर्सेज है। जितने आलतू फालतू इनकम नहीं समझ में आएगा सब अदर सोर्स में डालना है। तो वही यहाँ लिखा है कि अलग अलग 5 पार्ट में बांटता है और आयकर के विभिन्न खंडों पर बढ़ती हुई दर से कर टैक्स लगाया जाता है। अब देखिए एक नया टैक्स स्लैब है ये, अभी भारत सरकार में जो व्यवस्था है टैक्स का वो 2 है, एक पुराना एक नया। जो अभी नया टैक्स स्लैब आया है, सरकार 2 व्यवस्था रखी है, एक पुराना वाला टैक्स स्लैब और एक नया वाला टैक्स स्लैब। आपसे पूछती है कि आपको कौन किस में जाना है, तो ये नई व्यवस्था है। जो लोग नए टैक्स पेयर हैं इसी व्यवस्था में जाते हैं, उनको इसी तरह से टैक्स देना होता है। यानी एक व्यक्ति जो 60 साल से नीचे का है भारत के अंदर, उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। एक व्यक्ति कि अगर 2.5 लाख तक को कमाता है पूरे साल के अंदर, यानी 1 वर्ष के अंदर अगर उसका कुल इनकम 2.5 लाख रुपया है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। शून्य है, 2.5 लाख अगर है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? ये कौन सी व्यवस्था है? नई व्यवस्था है। नई व्यवस्था के अंदर इतने सारे टैक्स रेट हैं। पुरानी व्यवस्था में कितना है मालूम है आप लोग को? 5 लाख। पुरानी व्यवस्था में कि 5 लाख तक साल भर में कमाते हैं तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब हम लोग पुरानी व्यवस्था से भरते हैं, क्योंकि पहले पुरानी व्यवस्था से भरते आ रहे थे तो हम लोग उसी में रह गए। और जो लोग अभी जुड़ेंगे वो नई व्यवस्था से भरेंगे, उनको लगेगा 2.5 लाख तक नहीं। और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आपका इनकम है तो जो भी आपका इसमें बीच में इनकम होगा उसका 5% देना होगा। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12,50,000 तक 20%, 12,50 से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से अगर ऊपर रहा तो 30%। ये जो आयकर की दर है वो नई व्यवस्था के अनुसार है। ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स देने की अभी 2 व्यवस्थाएं हम लोगों के पास है, नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था 2 है, ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम। ये मोदी जी एक सिस्टम नहीं रखे, हटा देते उसको तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक सिस्टम लोगों को पता रहता है, आपको 2 सिस्टम याद करना पड़ेगा, पुराना और नया। तो ये नई व्यवस्था है, न्यू अरेंजमेंट है। अब इसके नीचे लिखा है यहाँ पे आप अगर टैक्स पेयर हैं तो आपसे पूछा जाएगा आप कौन सी व्यवस्था में टैक्स देना चाहते हैं। आप अगर नई व्यवस्था में जुड़ना चाहते हैं तो आप ये देंगे, तो आपके ऊपर है आप किस में जुड़ो। तो मोदी जी तो दोनों ऑप्शन दे दिए कि भैया आपके पास चॉइस है, आप किस व्यवस्था में जाना चाहते हैं। पुराना वाला कैसे बढ़िया है, यहाँ 15 लाख तक 30% है, वहाँ 10 लाख में 30% है। यहाँ 15 लाख में के बाद 30% है, वहाँ 10 लाख के बाद 30% है। 30% सर सब व्यवस्था आप जोड़ ले, आप ये आपके चॉइस के ऊपर है, आप अपना जोड़ घटाव करके देख लीजिए भैया, जो तुमको फ़ायदेमंद लगता है वो आप चुन लो। सरकार का ही कहना है, जो आपको लगता है कि फ़ायदेमंद है आप चुन लो। कोई दिक्कत है तो आप कैलकुलेट करके अपना देख लो। ये व्यवस्था क्यों है, ये व्यवस्था क्यों डेवलप की गई है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शुरुआत में 5 लाख वाला बेनिफिट ना ले लें, इसलिए ये व्यवस्था है। अगर इनकम आपका कम है तब तो ठीक है, अगर इनकम थोड़ा ज़्यादा है तो आप इस व्यवस्था में बचोगे, और अगर इनकम कम है तो इस व्यवस्था में आप फंस जाओगे, उस व्यवस्था में आप बच जाओगे। तो ये आपके ऊपर है, आपको चॉइस दिया गया है कि आपको जो अच्छा लगता है आप चुन लीजिए, उसको अप्लाई कर दीजिए। ये हम सरकार नहीं फोर्स करेगी कि आपको इसी में जाना, आपको चॉइस है जिसमें जाना। ये व्यवस्था सरकार डेवलप करके रखी है। अब हो रहा है कि 60 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए पुरानी व्यवस्था है, ये ओल्ड सिस्टम है, याद रखिएगा। ये किसके लिए है? ओल्ड सिस्टम। पुराना सिस्टम ये है और अभी भी ये चल रहा है, ऐसा नहीं बंद हुआ है। वो नया सिस्टम था, ये ओल्ड सिस्टम। बोलता है कि ऐसे व्यक्ति जिनका उम्र 60 साल से कम है, जिनका उम्र 60 साल से कम है, उनका ये सिस्टम दिया हुआ है कि अगर 2.5 लाख रुपए तक आप कमाते हैं तो कितना % टैक्स देना है? 0%। और 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाते हैं तो 5%, ठीक है। और 5 लाख से 10 लाख के बीच में कमाते हैं तो 20%, और 10 लाख से ऊपर कमाते हैं तो 30%। यही अरेंजमेंट है पुरानी व्यवस्था के अंदर। और ध्यान दीजिएगा, इसमें आप ये मान के चलिए कि भले लिखा है कि 0 से 2.5 लाख नील और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का 5 ही लाख तक इनकम है तो वो नहीं देगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। क्योंकि सरकार अलग से 12,500 का रिबेट देती है और इसका 12,500 आएगा टैक्स। देखिए तो 2.5 लाख का 5% कितना आता है? 2.5 लाख का 5% कितना आता है? 12,500। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका 5 लाख 4,90,000 कमाए तो भैया 4,90,000 कमाए तो टैक्स फ्री नहीं देना पड़ेगा यहाँ तक। क्योंकि 5 लाख तक ही अगर आपका इनकम है तो सरकार 87 सेक्शन 87 में एक बेनिफिट दे देती है कि 12,500 हम आपको रिबेट दे दे रहे हैं। तो 12,500 रिबेट दे दिए तो यहाँ तक कुछ नहीं मिला, लेकिन ज़्यादा है तो फिर आपको देना पड़ेगा। बोलिएगा सर मेरा 9 लाख है तो यहाँ तक तो रिबेट दे दीजिए, बोली सरकार नहीं, 5 लाख तक वाले को ही ये रिबेट है, स्पेशली वो रिबेट मिला हुआ है। तो ये मान के चलिए कि अगर किसी व्यक्ति का 5 लाख तक ही इनकम है तो टैक्स फ्री हो जाएगा, उसको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12,500 ही टैक्स बनता है।
बस सरकार उतना स्पेशल अलाउंसेस दे देती, रिबेट दे देती कि जाओ 12,500 में छोड़ देना आपको, कोई दिक्कत है। वैसे व्यक्ति को मिलेगा जिसका इनकम 5 लाख तक की या 5 लाख से नीचे है। अब आपको 15 लाख कमाई, अगर बोले हमको ये वाला छोड़ दीजिए ना सर, इधर दे देंगे, तो नहीं होगा, आपको सब देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 60 साल से अधिक उम्र का है तो क्या होगा? इसको सीनियर सिटीजन बोलते हैं। सीनियर सिटीजन अगर बोलता है कि किसी वर्ष में 60 वर्ष से या इससे अधिक लेकिन 80 से कम, इसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। चाहे महिला हो चाहे पुरुष, सबके लिए एक जैसा होगा। पहले महिलाओं के लिए अलग सिस्टम था, अभी महिला पुरुष सबको एक जैसा कर दिया गया। तो बताइए अगर ऐसा व्यवस्था है तो क्या करेंगे? ये कितने से कितने के बीच में है? 60 से 80, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। बोलता है 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 5 लाख 5%, ये वाला व्यवस्था वही है। 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख से ऊपर, यही वाला व्यवस्था है। अब अगर कोई व्यक्ति 80 साल के, इसको सीनियर सिटीजन बोलते थे, ये होगा सुपर सीनियर सिटीजन। एकदम 80 साल के मरने के कगार पर, पैर जो है कब्र में, फिर भी कमा रहा है, तो सरकार बोलती है ये तो मेरे लिए भाई बहुत अच्छी बात है कि जो व्यक्ति 60 साल के बाद ये सोचता है कि अब हमारा ज़िंदगी में क्या रखा है, हरिद्वार काशी घूमेंगे और बुढ़ापा काटेंगे, अगर उसके बाद भी कोई व्यक्ति उस उम्र में हमारे लिए जनरेट कर रहा है इनकम, देश को इनकम जनरेट करके दे रहा है, देश के लिए रिसोर्सेज जनरेट कर रहा है, तो उस व्यक्ति को कुछ छूट मिलना चाहिए, कुछ सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि 80 साल की उम्र में कोई नहीं कमाता। भारत का ट्रेंड है कि 50-60 के बाद एकदम सर्विस रिटायर हुआ, हरिद्वार काशी घूमते फिरते अपना समय बिता देगा, अपना पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर पाता। और जापान के लोग 99 साल 95 साल में भी काम करते रहते, पोटेंशियल यूज करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, पोटेंशियल यूज कर रहा है, तो उसको सलाम है सरकार की तरफ से, इसलिए उसको अलग से डिडक्शन मिला है। तो बोलता है कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख तक, देखिए यहाँ थोड़ा गलती हुआ है, यहाँ 10 लाख लिखा गया, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है उसका, ठीक है। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में सीधा 20% और 10 लाख से ऊपर कितना है? 30%। यही व्यवस्थाएं लगाई गई टैक्स के लिए। तो ये आपके पास रेट का स्लैब आया कि कितना रेट लगेगा। आपको पूछेगा क्वेश्चन में, अगर पूछेगा तो ये व्यवस्था जरूर लिखी रहेगी कि नहीं यार पुराना, ऐसा नहीं रहेगा। खाली इनकम टैक्स से पूरा सिस्टम के साथ क्वेश्चन पूछेगा। इनकम टैक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं। अब देखिए फिर वही है, नया व्यवस्था के पूरा रेट ये आपके पास है, ये नई व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ लिख भी दिया न्यू रेट ऑफ टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, ये नई दर है। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है वो देखिए, ये तो समझ गए थे। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है अभी तो बताएं। असेसमेंट ईयर का मतलब जिस साल आप टैक्स देते हैं, जिस साल आप टैक्स पे करेंगे उस साल को हम लोग क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। और जिस साल आप पैसा कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का 12 महीना का होना ज़रूरी नहीं है। प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर 12 महीना होना चाहिए। अगर असेसमेंट ईयर 12 महीना का ही होता है, लिखा हुआ देखिए, असेसमेंट ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 महीने की एक ऐसी अवधि है इन विच अ टैक्स पेयर पे टैक्स ऑन हिज अर्न इनकम। इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है और ये 12 महीने का एक पीरियड है। तो असेसमेंट ईयर 12 महीने का ही होना चाहिए और प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखिए यहाँ लिख भी दिया है, द प्रीवियस ईयर इज़ द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और लेस इन विच अ टैक्स पेयर अर्न इनकम। कहीं कोई दिक्कत है? अभी प्रेजेंट टाइम में कौन लगाए तो आपको बता दिए। अभी निर्धारित समय में कौन लगाए? असेसमेंट ईयर कौन सा है? 23-24। और प्रीवियस ईयर कौन सा है? 22-23 चल रहा है। यानी प्रीवियस ईयर 22-23 चल रहा है एंड असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है? 23-24। किसी को कोई दिक्कत है? अब बताइए, ऐसा ये बहुत लोगों का सवाल आ सकता है कि ऐसा कैसे होगा कि प्रीवियस ईयर आपका 12 महीने से कम का हो सकता है? इधर ध्यान दीजिए, ये तो 12 महीने ठीक है, 12 महीने से कम का प्रीवियस ईयर कैसे हो सकता है? ये बहुतों का सवाल आ सकता है। तो बताइए, अगर कोई व्यक्ति अभी आपकी नौकरी लग जाए तो क्या करेंगे? एक बोला कि 1 दिसंबर से आप ज्वाइन कर लो। 1 दिसंबर 2022 को आपका ज्वाइनिंग लेटर है। एक बार कमेंट किए, यूट्यूब में बोलते हैं घी शक्कर सर आपके मुंह में हो जाए। अब मेरे बोलने से हो जाएगा तो हम तो सबको आशीर्वाद दे देंगे कि ले लीजिए। अगर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए 1 दिसंबर को तो क्या करेंगे आप कमाएंगे और क्या करेंगे? आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप टैक्स कितने महीने का देंगे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो प्रीवियस तो 4 ही महीने का हो गया। अच्छा, नौकरी लगने के बाद पता चला आपको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, फिर बीच में एंटर किया। या प्राइवेट सेक्टर में देखिएगा, कभी यहाँ 4 महीने नौकरी किया, इस प्रीवियस ईयर में 4 महीने नौकरी किया, फिर छोड़ दिया, फिर घर बैठा रहा, फिर 2 महीना लास्ट में नौकरी किया, 4-2 6 महीना, 12 महीने में 6 महीना नौकरी किया। तो प्रीवियस ईयर कितना महीने का हो जाएगा? 6 महीने का। तो प्रीवियस ईयर 12 महीना या 12 महीने से कम का
हो सकता है, लेकिन असेसमेंट तो 12 ही महीने का ना होगा। अरे टैक्स आप कमाइएगा तो टैक्स आगे जब भी आप ज्वाइन कीजिएगा आगे तो कंटिन्यू ना चलेगा 12 महीने का, तो वो तो सोचने की ज़रूरत नहीं। इसलिए ये चीज़ याद रखना है कि प्रीवियस ईयर कैसे अधिक का हो सका। सरकार कभी भी असेसमेंट ईयर के लिए 1 साल से ज़्यादा रिलीफ नहीं देती है। सरकार बोलती है अभी सितंबर तक ही रहता है, आपका टैक्स लास्ट डेट जो होता है ना सितंबर तक रहता है। सरकार कभी इसको बढ़ा देती है कि ठीक है पैसा दे, अरे किसी को भी लालच होता है ना कि पैसा आ रहा है तो थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो सरकार को लगता है कि बढ़ा सकते हैं। प्रीवियस ईयर केवल 12 महीना या उससे कम का हो सकता है और असेसमेंट ईयर पक्का 12 महीना का होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स, जो हम आपको बता चुके हैं। क्या उद्देश्य है इनकम टैक्स लगाने का? सबसे पहले बोलता है टेम्पररी सोर्स ऑफ इनकम। क्या सरकार का क्या है? दूसरा रिमूविंग, देखिए यही बता रहे थे हम उस समय जो ग्राफ से बता रहे थे ना, यही है आर्थिक विषमताएं दूर करना, रिमूविंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आज हमारे देश में इनइक्वालिटी है इकोनॉमी के तौर पर, वैसे हर तौर पर इनइक्वालिटी है। पहले था कास्ट के तौर पर इनइक्वालिटी था, संविधान बनाए ठीक कर दिया, रिजर्वेशन सिस्टम बहुत सारा सिस्टम लगा के संविधान बना के बी आर अम्बेडकर क्या किए, ठीक कर दिए। तो पहली जो जातियां हावी होती थी, जो पुराने ज़माने से जिनको 4 कैटेगरी में बांटा जाता था कास्ट को, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वो जो व्यवस्थाएं थी उसको पूरा तोड़ दिए संविधान बना के, और उस संविधान के अंतर्गत अब उल्टा हो गया। जो पहले ऊंची जातियां थी अब इनका उनका रिजर्वेशन तो है नहीं, अब उनको समान मौके नहीं मिल रहा है। अब विषमता उनके साथ हो गया है कि उनको समान मौका नहीं मिल रहा है। ये माना जाता था कि वो दिमाग के बहुत तेज़ होते हैं तो बहुत एक्टिव होते हैं, ये माना जाता था। तो उसी तरह से पैसे को लेके देश में समस्या है, आर्थिक विषमताएं हैं, कुछ किसी के पास खूब पैसा है तो किसी के पास कुछ नहीं है। तो सरकार को लगता है जिसके पास खूब है वो कमा रहे हो तो थोड़ा डोनेट करो ना, वैसे लोगों से टैक्स लेती है। तो जो बताए थे वो काट के देना, वही है यहाँ आर्थिक विषमता, एक जगह से लो और दूसरी जगह सब्सिडी देते रहो। उसके आगे क्या है, बचत, प्रोमोटिंग ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, टैक्स से सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कैसे पता चलेगा? सरकार टैक्स लगाती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, अगर टैक्स लगेगा तो एक बात बताइए, टैक्स में सरकार क्या करती है, हर चाहती है कि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ बेनिफिट मतलब सेविंग हो, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हो। सरकार क्या करती है, जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वहाँ सरकार टैक्स रिबेट दे देती है और बाकी जगह पे टैक्स लगा देती है। जैसे आप LIC कराते हैं 1.5 लाख रुपये तक, सरकार बोलती है कोई बात नहीं 1.5 लाख माइनस कर लो, यानी LIC में 1.5 लाख रुपये तक आपको डिडक्शन मिल जाता है 100%, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए अब आदमी LIC नहीं कराएगा? अगर हम टैक्स पेयर आप भी सर्विस में जाएंगे तो आपको एकदम 1.5 लाख रुपये तक का ले लेना है बेनिफिट, हम लोगों का सारा कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं, उतना तो प्रीमियम पे कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना, 1.5 लाख रुपये तक का पूरा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। समझिए कि आप LIC फ्री में करा रहे हैं, वो तो सरकार को चला जाता है उसका टैक्स, तो टैक्स भी बचा और मेरा इंश्योरेंस भी हो गया। तो सरकार चाहती है कि लोगों के पास सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, तो उसको प्रमोट करने के लिए सरकार क्या करती है, टैक्स चार्जेस करती है। तो लास्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। सरकार चाहती है कि आपके पास एक पूंजी का निर्माण हो, कुछ पैसा बचता चला जाए, इसके कारण टैक्स लगाती है। तो ये टैक्स लगाने का, लेकिन ये तीनों जो उद्देश्य है ना उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना, इसलिए हम सिर्फ एक ही चीज़ को बताए थे, वो आर्थिक विषमता जो है ना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ही खतरनाक है। किसी के पास खूब पैसा किसी के पास नहीं। इससे क्या होगा जानते हैं, सोसाइटी में कोई व्यक्ति ऐसा है जो राज करेगा और कोई व्यक्ति ऐसा है जो बेचारा दबा रह जाएगा, उसका पूरा परिवार हमेशा दबा रह जाएगा। अब चलिए इतिहास पढ़ते हैं भारत में इनकम टैक्स का, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले का इतिहास देखिए तो थोड़ा नीचे चला गया है इसका शिफ्ट। आज़ादी के पहले की स्थिति और आज़ादी के बाद की स्थिति देखिए, नीचे व्यवस्थाएं। आज़ादी के पहले भारत में पहली बार इनकम टैक्स, भारत में बोलिए उसमें आज़ादी के पहले वाला भारत है ना, आज़ादी के पहले वाले भारत में पहली बार इनकम टैक्स कब लगा था, 1860 में। कौन लगाया था, जेम्स विल्सन। कौन लगाया था, जेम्स विल्सन। उसके बाद इसको चेंज करके 1886 में फिर अमेंडमेंट किया गया, फिर 1918 में अमेंडमेंट किया गया, फिर 1922 में अमेंडमेंट किया आज़ादी के पहले। ये 4 अमेंडमेंट याद रखिएगा, 1860, 1886, 1918, 1922 में। उसके बाद आज़ादी के बाद हमारा अपना पहला कानून बना 1961 जो आज तक चल रहा है। आज़ादी के बाद इनकम टैक्स एक्ट का पास हुआ था 1961 में, जो आज तक ये व्यवस्था चल रही है। अब नए इनकम टैक्स एक्ट का ज़रूरत है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगले साल नया इनकम टैक्स एक्ट ला दे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इनकम टैक्स की व्यवस्थाएं बिल्कुल बदल चुकी है और कानून को समय के साथ बदलना चाहिए।
जैसे भी एक कस्टम ड्यूटी, कस्टम लॉ बना, सारे व्यवस्थाएं बदल रही है सरकार, धीरे धीरे बदल रही है सब। पहले क्या था एक्साइज वाले में, सॉरी कस्टम वाले में, कि अगर आप किसी कस्टम ऑफिसर के साथ गलत काम करते हैं, छेड़खानी करते हैं या उसको काम करने में रोकते हैं तो आपको पेनाल्टी लगेगा 10 रुपया। बताओ अभी के समय में कोई एक तमाचा जड़ के 10 रुपया दे देगा? हाँ या नहीं? एक तमाचा जड़ दिया और 10 रुपया दे दिया फाइन, जाओ लो। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? लेकिन ये कानून जब बना था ना उसमें 10 रुपये का बहुत कीमत था। जब ये कानून बना होगा उसमें 10 रुपये का बहुत कीमत होगा, तभी तो वहाँ 10 रुपये रखा गया। जैसे हम लोग का हेलमेट लगाने वाला का, देखिए ट्रांसपोर्टेशन एक्ट नहीं बदला था, बहुत पुराना था, पहले 100 रुपये चालान था। तो कोई आदमी बोलता था पकड़ो ना, खुशी से निकाल के लो, चल देता था। बोलता नहीं पहनेंगे, लो 100 रुपये। सरकार को लगा इस कानून को बदलो, सरकार कानून बदल ली, अभी चार्ज फाइन बढ़ा दी तो बढ़िया बढ़िया लोग भी हेलमेट पहनने लगे। हाँ या नहीं? तो ये चीज़ समझना है कि आपको कानून बदलना पड़ेगा, कानून बदलेगा, समय बदलेगा तो कानून भी बदलेगा। तो याद रखना, भारत में स्वतंत्रता के बाद यानी पूछा जाएगा कि भारत में आयकर अधिनियम कब पास हुआ, तो यही वाले लिखिएगा, आज़ादी के बाद वाला, उधर वाला नहीं। अगर पूछेगा सबसे पहले कब पास हुआ था तभी हम लोग देखेंगे, ठीक है? पहली बार कब लगाया गया, लेकिन पूछ देगा कि आयकर अधिनियम कौन सा चल रहा है, तो कौन चल रहा है भाई? 1961 का आयकर अधिनियम चल रहा है। अब देखिए वही चीज़ यहाँ फिर लिखा है, क्यों लगाया गया था पहली बार आयकर? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है जो हम आपको बताए थे। भारत में आयकर सबसे पहली बार कब लगाया था? 1860 में। कौन लगाया था? सर काटो इसका, अंग्रेज। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? वो अंग्रेज़ों का एक सिस्टम था, वो लोग सर से ही स्टार्ट करता था किसी को, इसलिए सबको सर लिखा रहता था। तो अंग्रेजी शासनकाल में जेम्स विल्सन द्वारा 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, उसके कारण हानि को पूरा करने के लिए लगाया गया था, लिखा हुआ है, उसके कारण नुकसान को पूरा करने के लिए लगाया गया था। तो याद रखना, सबसे पहली बार 1860 में जेम्स विल्सन 1857 के विद्रोह के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए पहली बार इनकम टैक्स चार्ज कर दिया था, टैक्स चार्ज कर दिया था, इनकम टैक्स नहीं। पहली बार क्या टैक्स चार्ज कर दिया था? टैक्स। उसको आयकर बोल दीजिए किसी भी तरह से। अब उसके बाद 1886, ये तो आप पढ़िएगा कि 1886 में क्या क्या संशोधन हुआ, ये सब पढ़ने का चीज़ है। 1918 में क्या कुछ भी संशोधन, बड़े बड़े अमेंडमेंट नहीं हुए थे इधर, छोटा छोटा चेंजेस है, उसको लिख दिया। लेकिन याद रखना, पहला वाला याद रखिएगा बस, और सीधा 1961 एक ये, और सीधा 1961 याद रखिएगा। बाकी सब का कोई ज़रूरत नहीं है, पूछेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। बहुत बड़ा जैसे होता है ना कि कुछ बड़े अमेंडमेंट्स होते हैं तो उसको याद रखना चाहिए कि हाँ इस साल में कुछ संशोधन हुआ है। तो बहुत बड़े चेंजेस नहीं हुआ, आप सिर्फ 1860 और 1961 एक दिन का फ़र्क है 100 साल में, यानी सीधा 1860 और इसको 101 साल के बाद हम लोग एक और लाए 1961, बस इतना याद रखना। दो, पहली बार 1860, दूसरी 1961। देखिए 1922 वाले में प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट आया था, इसको याद रखिएगा। 1922 में जो संशोधन हुआ था उसमें गत वर्ष के आधार पर टैक्स लगाने का प्रोविज़न पहली बार आया था कि ऐसा टैक्स, मतलब इसका मतलब इससे पहले कैसे लगता होगा? इससे पहले लगता होगा कमाओ और टैक्स दो, कमाओ और टैक्स दो। लेकिन इसके बाद यहाँ 1922 में जब आया तो प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, आराम से एक साल कमा लो फिर अगले साल उसका टैक्स दो। और उसमें होगा, पहले जो व्यवस्थाएँ होगी वो यही होगी कि भैया इसी साल कमाओ इसी साल टैक्स दो, तो ज़्यादा उलझन होता होगा। फिर सरकार को लगा, अंग्रेज़ों को लगा कि नहीं ये व्यवस्था ठीक नहीं है, तो अंग्रेज उसको चेंज करके प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट लेकर आया कि नहीं पहले आप आराम से एक साल कमा लो, आपको हम आपके बिजनेस में हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं देते, आप कमा लो फिर हमको टैक्स दो। कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। आज़ादी के बाद तो आप देख रहे हैं, आज़ादी के बाद क्या हुआ, जैसे आज़ाद हुए हम लोग, ठीक है, उसके बाद एक कमेटी बनी 1953 में, वो 1958 में फिर एक कमेटी बनी जो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए थी, और उसके सुझाव के आधार पर 1961 में कानून बन के रेडी हो गया, और वो कानून है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि इफेक्टिव है पूरे भारत में। लेकिन 2 राज्यों में नहीं था, बाद में 2 राज्य जुड़े हुए हैं, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। सिक्किम और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पहले जुड़ गया लेकिन सिक्किम बाद में जुड़ा है। तो सिक्किम में क्या कॉन्सेप्ट था? पहले ये कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई व्यक्ति सिक्किमी लड़की से शादी करता है तो टैक्स फ्री होगा उसका इनकम। वो इसलिए क्योंकि इंटीरियर एरिया था, बैकवर्ड एरिया था, तो सरकार को लगा कि अगर उस जगह पे लोग जाएंगे, अच्छा कौन ऐसा व्यक्ति है जो टैक्स बचाने के लिए सिक्किम की लड़की से शादी करेगा जो पैसा खूब कमाता होगा? अब हम अपने कंगाल हैं ना, कमाते हैं, तो हमको शादी करके क्या फ़ायदा वहाँ सिक्किम की लड़की से? उसका चेहरा भी अजीब है, बाल बच्चे का पूरा जनरेशन चेंज हो जाएगा, तो हम लोगों को कोई मतलब है? कौन करेगा शादी सिक्किम में जाके?
जो खूब कमा रहा है उसको लगता है कि हम खूब कमा रहे हैं, सरकार मेरे से ज़्यादा टैक्सेस वसूल रही, तो चलो टैक्स बचाना है तो चलो शादी कर लेते हैं। अब देखो सरकार का पॉलिसी देखो, इसको आप भले हंसी आएगा लेकिन सरकार कितना लंबा सोची हो देखिए। अब वहाँ से कोई दिल्ली से एक बिजनेसमैन चला कि चलो कोई अच्छी लड़की मिलेगी, शादी उधर ही कर लेंगे। अब पैसे वाला आदमी है, पैसा खूब कमा रहा है, टैक्स उसको देना पड़ रहा है और टैक्स उसको बोझ लग रहा है, वो जाके वहाँ शादी कर लिया। अच्छा, पैसा वाला आदमी जब जाएगा ससुराल से सिक्किम, देखेगा यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पैसा लगा सकते हैं हम, यहाँ पैसा कमा सकते हैं, देखेगा तब तो। अब देखा कि यहाँ पर ज़मीन बहुत सस्ता है, यहाँ पे फैक्ट्री लगाने में आसान पड़ेगा, सब कुछ यहाँ लेबर सस्ता है, मटेरियल आसानी से आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी है, सब कुछ धीरे धीरे वो अब बताइए वहाँ लगाएगा, सेटअप करेगा कि नहीं करेगा। अब करेगा तो वो जगह जो है वो ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा। सरकार का पर्पस ये था, सरकार का पर्पस शादी करवाने का नहीं था, सरकार का पर्पस है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए। और इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? किसी भी व्यक्ति को अभी बोल दीजिए आप चतरा में जाके इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, जो मजाल है जो कर दे, नहीं करेगा। बोल दीजिए कि चतरा में जाके आप फैक्ट्री लगा दीजिए, नहीं लगाएगा सर। वो जानता है कि वहाँ नेताजी भी एमसीसी हैं और एमसीसी भी नेता है, तो बहुत दिक्कत है, नहीं करेगा वो इन्वेस्टमेंट। तो आखिर क्या किया जा सकता है चतरा को डेवलप करने के लिए? मेरा ज़िला भी है चतरा, हम लोग चतरा के ही हैं। तो ये इतना ख़राब, इतना बदनाम ज़िला है कि कोई उसके कारण है ना कहीं घर नहीं देता है। तो ये स्थिति आखिर कैसे व्यवस्थाएं बदलेगी? तो सरकार को कोई ना कोई पॉलिसी लेके आना होगा ना, जहां वहां बोला जाए कि जो इंडस्ट्री वहां सेटअप करेगा उसको कुछ दिनों तक हम टैक्स नहीं लेंगे, उसको हम रिबेट देंगे, उसको हम ज़मीन एक्वायर करके देंगे। कुछ तो व्यवस्थाएं सरकार करेगी तभी तो वहाँ इंडस्ट्री जाएगा। अब कुछ प्रिविलेज आप दे नहीं रहे, कुछ एडवांटेज दे नहीं रहे, तो हम वहाँ पे सेटअप क्यों करेंगे ऑर्गेनाइजेशन? हमको दूसरी जगह ज़मीन मिल जा रहा है, वहीं पे सेटअप कर ले रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे है, कोई दिक्कत है? तो दो याद रखना है। अब लेकिन ख़त्म हो गया, अब सिक्किम की लड़की देखने से फ़ायदा नहीं है, व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। नौकरी के बाद सिक्किम का लड़की देखना है। चलिए इधर देखिए, अब जो इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ था 1961 में, 1 अप्रैल से 1962 से प्रभावी हो गया। 1961 में जो कानून पास हुआ था वो कब से इफेक्टिव है? 1 अप्रैल 1962 से। और सबसे महत्वपूर्ण संशोधन इसमें 1987 में किए गए और उसके बाद बस चल रहा है। और 1 अप्रैल 31 मार्च की अवधि रखना अनिवार्य कर दिया गया। कब से? 1987 से। उससे पहले जनवरी टू दिसंबर हम लोग यहाँ चलता था। उससे पहले क्या चलता था? जनवरी टू दिसंबर, क्योंकि जनवरी में शुरू कीजिए और दिसंबर में लास्ट कीजिए, दिसंबर के बाद आप टैक्स पे कीजिए। लेकिन 1987 में जो संशोधन किया गया था उसमें बोला गया कि नहीं, अब आपको टैक्स 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में भरने पड़ेंगे। और क्या क्या चेंज हुए तो देखिए, ध्यान दीजिएगा इधर। इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ बातें हैं, कुछ व्यवस्थाएं हमारे यहाँ इनकम टैक्स एक्ट बना है 1961, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पूर्णतः संशोधित मतलब फुली अमेंडेड है, हमेशा अमेंडमेंट होते रहता है बजट में। एक बना इनकम टैक्स एक्ट, ये जो रूल्स बना है ना 1962 में रूल्स बना इनकम टैक्स, ये भी आपको पढ़ना चाहिए, वैसे आप लोगों को इतना डिटेल नहीं पूछेगा। एक फाइनेंस एक्ट बना है जिसको बजट बोलते हैं आप। जो बजट आप बोलते हैं ना वो बजट नहीं है, वो फाइनेंस एक्ट है। जब कोई बजट बनता है ना तो सबसे पहले बजट को वित्त मंत्री क्या करते हैं? लोकसभा में पढ़ते हैं। लोकसभा में पढ़ने के बाद 4-5 दिन 10 दिन का समय दिया जाता है, फिर सारे एमपी को बोला जाता है भैया ये बजट की कॉपी है, फोटोकॉपी ले लीजिए, आप पढ़िए, 7 दिन बाद इसका डिस्कशन शुरू होगा। गिनाइए कमियाँ कितनी हैं, हम बजट तो लेके आए, आप कमी गिनाओ। अब विपक्ष के नेता कमी पर पूरा हाईलाइटर से हाईलाइट करके आते हैं, खूब बरसते हैं सरकार पर, ये कमियाँ, ये कमियाँ, ये कमियाँ। सरकार उसको मानती है, अगर कोई कमी है तो उसको अमेंड करती है, संशोधित करती है और लोकसभा से पास करा देती है। लोकसभा से पास होने के बाद वो कहाँ चला जाता है? राज्यसभा में। फिर वहाँ बहस चलता है, मेरिट डिमेरिट, एक मेरिट बताता है, एक डिमेरिट बताता है। फिर अगर को लगता है कि कुछ बहुत बड़ी कमी है बजट में तो उसको कहाँ भेजा जाता है? पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटी में विपक्ष के नेता होते हैं और सत्ता पक्ष के नेता होते हैं, वो लोग संशोधित करते हैं, फिर से आता है। तो राज्यसभा में अगर पास हो गया, यानी लोकसभा में पहले पास हुआ फिर राज्यसभा में पास हुआ, तब तक वो बजट है, तब तक क्या है? बजट है, तब तक वो बजट ही है, अभी पास हुआ है। जैसे प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दिए तो वो बन गया फाइनेंस एक्ट। वो क्या बन गया? फाइनेंस एक्ट। और वही हम लोगों के लिए कानून बन जाता है। तो फाइनेंस एक्ट होता है हर साल, एनुअल देखिए लिखा हुआ भी है, हर साल ये मिलेगा आपको। अच्छा, गवर्नमेंट का अपना नोटिफिकेशन होता है, सीबीडीटी का सर्कुलर होता है, नियम कानून बहुत सारे, और जुडिशियल डिसीजंस होते हैं। ये हम लोग इनकम टैक्स के अंदर इतने सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे, यानी आपको इनकम टैक्स में जुडिशरी का डिसीजन भी पढ़ना होगा। जुडिशियल डिसीजन आगे पढ़ेंगे। किसी आदमी को टैक्स नहीं देना चाहिए, और कभी कभी सरकार या सुप्रीम कोर्ट देश का ऐसा कर देता है, बोलता है टैक्स देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं जुडिशियल डिसीजन। वहाँ जुडिशरी तय करती है कि आपको टैक्स देना चाहिए। अच्छा बताइए, ताजमहल को टैक्स देना चाहिए? ताजमहल को टैक्स देना चाहिए? ताजमहल
टैक्स कौन देता है, इंसान या व्यक्ति या कोई और? व्यक्ति देता है। तो ताजमहल व्यक्ति है तो कैसे देगा बताइए? हम लोग का आधार कार्ड बना तो 5-10 फिंगर रखे थे ना, आई चला गया था ना आँख वाला, उसका कैसे बनेगा? तो इसका मतलब है उसको, उसके ऊपर भी विवाद आया था तो उसको कौन बताया? जुडिशरी बताया, यानी देश का सुप्रीम कोर्ट बताया कि उसको टैक्स देना पड़ेगा। बोलता सर ये व्यक्ति नहीं, बोला हम मानते हैं वो व्यक्ति है, लिखो आज से ये आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है, यानी जुडिशरी इसको डिसाइड किया कि ये पर्सन है। हम मान लिए कि हम देश के सुप्रीम कोर्ट है, हम मानते हैं वो पर्सन है, और हम जब मानते हैं पर्सन है तो तुम पर्सन मान के टैक्स लगाओ। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ पे जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। आप भारत में जो भी टैक्स में अगर थोड़ा मोड़ा भी कहानी जानते होंगे तो एक कंपनी का नाम है वोडाफोन, नाम सुने हैं? ये जो, सॉरी स्पेलिंग गलत है, PHO है ना, वोडाफोन नाम की एक कंपनी है, भारत सरकार के साथ बहुत दिनों से लड़ी है। हाँ ठीक है, वो ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, वही नाम तो वही रहता है FON, लेकिन फ़ोन सही कर दिया, सब लोग यही जानते हैं फ़ोन में। चलिए ठीक है, वही फ़ोन, वोडाफोन का स्पेलिंग वही रहता है वोडाफोन में। तो मान लीजिए वोडाफोन एक कंपनी भारत सरकार के साथ ज़बरदस्त केस लड़ा है, 12,000 करोड़ का मामला है, 12,000 करोड़ का टैक्स। भारत सरकार को बोला नहीं देंगे, सरकार बोला कैसे नहीं दोगे, बोला नहीं देंगे। समस्या क्या था? वोडाफोन एक कानून जान गया था भारत सरकार का कमी, और नस को पकड़ा और नहीं दिया। भारत सरकार कोर्ट में गई, भारत सरकार हार गई। कोर्ट बोला कैसे देगा, क्या मामला था इसका? बोला सर जिस समय हम बिजनेस चला रहे थे उस इनके कानून में लिखा है इनकम टैक्स में कि भारत का जो परिभाषा लिखा है ना, हम उसके बाहर बिजनेस कर रहे थे, हम टैक्स कैसे देंगे? हम भारत के अंदर बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, भारत के बाहर हम बिजनेस करें, टैक्स कैसे देंगे? क्योंकि भारत में इनकम टैक्स एक्ट में लिखा था, भारत के परिभाषा में, कि इंडिया मीन्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का मतलब भारत में संविधान में जो भारत लिखा हुआ है वो भारत है। संविधान में क्या लिखा है? भारत। आप देखिएगा पूरे संविधान में सिर्फ लिखा है लैंड मार्क्स ऑफ इंडिया, भारत हमारी माता है और भारत की ज़मीन का चप्पा चप्पा हमारा है, यही ना बोला जाता है। पानी तो नहीं बोला जाता है, हवा तो नहीं बोला जाता है। इसका मतलब भारत की ज़मीन आपकी है, हवा आपका नहीं है। अगर हम हवा में धंधा करेंगे तो चवन्नी टैक्स नहीं देंगे, जिस दिन ज़मीन पर उतरेंगे काट देना, हमको मतलब नहीं। अब हम तो हवा में टैक्स बिजनेस कर रहे हैं, ज़मीन पर तो कर नहीं रहे। हमारा तो ऊपर ट्रांसपोंडर लगा है, हम तो सैटेलाइट लगा रखे हैं। हम बिज़नेस कहाँ कर रहे हैं ज़मीन पर बताइए? हम नहीं देंगे टैक्स। वो ट्रांसपोंडर का बिजनेस था उसका। ट्रांसपोंडर क्या होता है? जब आप मोबाइल नेटवर्क बात करते हैं ना, तो आज आप तो खैर ट्रांसपोंडर का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन पहले क्या होता था कि अभी भी ट्रांसपोंडर का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। ट्रांसपोंडर बीच में होता है। जब आप सेम नेटवर्क में, जैसे आप एयरटेल के कस्टमर है, एयरटेल से बात करेंगे तो आपको ट्रांसपोंडर का ज़रूरत नहीं है। आपको एयरटेल का टावर कैप्चर करेगा, सीधा एयरटेल के टावर को भेजेगा, कस्टमर को कौन लगा देगा? अब एयरटेल का आदमी वोडाफोन को फ़ोन करेगा, कैसे करेगा बताइए? तो एयरटेल का टावर कनेक्ट लेगा, फिर ट्रांसपोंडर से वोडाफोन का टावर, फिर वोडाफोन से कस्टमर, ये जाता था। तो देखिएगा मल्टी नेटवर्क में अगर पहले बात करते होंगे तो थोड़ा ध्यान देगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगता था, सेकंड्स में, मिनट में, कुछ सेकंड ज़्यादा लगता था फ़ोन लगने में, और सेम नेटवर्क में तुरंत लग जाता था, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोंडर का जरूरत नहीं पड़ता। दूसरा, आप पहले की व्यवस्था तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले क्या होता था, हर कंपनी ये सिस्टम बनाती थी कि सेम नेटवर्क में बात कीजिएगा तो कम पैसा कटेगा, अब मल्टी नेटवर्क में ज़्यादा पैसा कटेगा। क्यों ज़्यादा पैसा? क्योंकि वहाँ उसको क्या देना पड़ता था? ट्रांसपोंडर को पैसा देना पड़ता था, तो लेता था आपसे। वो ट्रांसपोंडर होता था जिसका धंधा कर रहा है, वो ऊपर में बैठा हुआ है, ये नहीं नीचे कहीं, बोलता नहीं देंगे। भारत सरकार हारी, उसके जो वकील थे, सरकारी वकील हार गए, आगे सरकार को बताया, सरकार भी बताते हैं हम टैक्स तो लेंगे तुमसे। सरकार गई, संविधान में संशोधन कर दी इनकम टैक्स के कानून में, और लिख दी कि भारत का मतलब भारत का हवा, भारत का पानी और भारत की ज़मीन सब। और ये संविधान, ये जो संशोधन है हम आज से 15 साल पहले से लागू करते हैं। लोकसभा को पावर है ना, लोकसभा में जाके बिल पेश कर दिया, पास भी करा लिया कि ये व्यवस्था हम 15 साल पहले से लागू करते हैं, यानी ये व्यवस्था पीछे से 15 साल से लागू है। अब फिर पड़ गया चक्कर में वोडाफोन, चला गया सुप्रीम कोर्ट में भी हार गया भारत सरकार। और फिर भारत सरकार इस मामले में बोली कि टैक्स तो लेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट गया, और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत वहाँ भी हार गया और नहीं दिया वोडाफोन टैक्स, क्योंकि वोडाफोन का स्ट्रॉन्ग पक्ष था कि हम तो नहीं देंगे,
हम जिस समय बिजनेस करने आए, अब बताइए किसी के हम रेंट में रहने आए, उस समय आप जो हमको व्यवस्था बताए, बाद में बोलेगा पीछे से लागू होता है कि रेंट हम बढ़ा देते हैं और 3 साल पीछे से लागू कर देंगे। ये सिस्टम नहीं है भैया, हमको उस समय क्यों नहीं बताएं। तो ये वोडाफोन का केस है, बहुत ज़बरदस्त केस है वो। तो खैर हम लोग देखेंगे। ये जुडिशियल डिसीजन, वहाँ जुडिशरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कहीं कहीं मामले फंस जाते हैं, वहाँ जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसके आगे का क्लास हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। यहीं तक आज हम लोग देखते हैं।